नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे संविधान के भाग 4, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का वर्णन है। भाग 4 में संघ सरकार का वर्णन है। संघ सरकार जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी इसके अंतर्गत संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से 78 तक, विधायिका में अनुच्छेद 79 से 123 तक और न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णन है। सबसे पहले कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 में के अंदर वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चुनाव संबंधी तथ्य। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। राज्यों में विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये चुनाव संबंधी तथ्य है। अलग अलग जो चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने आवश्यक है और उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। यह राशि चुनाव आयोग अथवा रिजर्व बैंक के पास जमा करवाई जाती है। पूर्व में 10 प्रस्तावकों व 10 अनुमोदकों की आवश्यकता होती थी तथा जमानत राशि 2500 रुपये थी, जिसे 1997 में परिवर्तित किया गया। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और यूटी की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। यूटी यूनियन टेरेटरी, जो कि हमारे जो राज्य क्षेत्र है जिनमें केंद्र शासित प्रदेश है वो आते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेते? मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है तो विधानसभा के सदस्य तो भाग ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं ले सकते। इसके बाद निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक मत की ज़रूरत होती है। तो इसमें है n/n+1+1। n का मतलब है कुल मतों की संख्या और n कुल मतों की संख्या और h का मतलब है कुल पदों की संख्या।
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जीत के लिए 50% प्लस 1 मतों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मत का मूल्य होता है, जैसे एक एमएलए के मत का मूल्य, तो राज्य की जनसंख्या उसका आधार वर्ष 1971 है बटे कुल निर्वाचित एमएलए गुणा 1/1000। इस तरह जो एक एमएलए की जो मत का मूल्य ज्ञात किया जाता है। राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य 129 है। सर्वाधिक एमएलए मत मूल्य उत्तर प्रदेश का 208 है और न्यूनतम एमएलए का मत मूल्य है वो सिक्किम का 7 है। एमपी के मत मूल्य सभी एमएलए के मत मूल्य कुल मूल्य बटे कुल निर्वाचित एमपी, तो एक एमपी का मत मूल्य है 708। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक का होता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होता है। मतलब 58 का अर्थ है राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचन होने की क्षमता रखता हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। ये इसकी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। अब आती है राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 59 वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य ही होना चाहिए। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास, जिसे कि राष्ट्रपति भवन कहते हैं, आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। इसमें ईश्वर एवं सत्य निष्ठा की श्रद्धापूर्वक पद का कार्यकाल करने की, संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, भारत की जनता की सेवा व जन कल्याण में निरत रहने की, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति ये जो नीचे ऊपर दी गई है, इन जो शर्तों का पालन करेगा। शपथ के अंतर्गत अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कारण संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होने चाहिए। 14 दिन के नोटिस के बाद सदन प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। पहला सदन आरोप लगाता है तथा इस सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से हट जाता है। मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा न होता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, जैसे कि त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग के कारण, तो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर हो जाना अवश्य है।
इसके बाद आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है। राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अनेक आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग के अंतर्गत जिनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, संवैधानिक आयोग के अंतर्गत आते हैं निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये संवैधानिक आयोग है। इनके अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है वैधानिक आयोग। इसके अंतर्गत महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनके अध्यक्षों और सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा कार्यकारी आयोग, नीति आयोग, मंत्रिमंडल की अनुशंसा से राष्ट्रपति इनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। ये इसका गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र घोषित करता है। इसके बाद आती है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति स्वयं संसद का एक भाग है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है व सत्रावसान करता है, जो कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। अनुदान की मांगें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। संसद से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं: अपनी सहमति देना, अपनी सहमति रोकना या अस्वीकार करना और पुनर्विचार के लिए लौटाना। राष्ट्रपति कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है तथा राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, जबकि संसद के विधेयक को केवल एक बार वापस भेज सकता है। निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में शांति, विकास व सुशासन के लिए राष्ट्रपति नियम बना सकता है। ये संघ शासित प्रदेश है, इनके लिए राष्ट्रपति खुद नियम बना सकता है, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, लद्दाख, इनके लिए राष्ट्रपति स्वयं नियम बना सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में को भंग कर सकता है, किंतु कार्यकाल पूर्ण होने पर लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। राष्ट्रपति इसको पहले भी भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति की जो विधायी है, कानून से संबंधित शक्तियाँ हैं। इसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। यह जो सुविधा है ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दी गई है। यदि राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, और यदि लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। दोनों में ही राष्ट्रपति अपना जो कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा वह दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। यह अनुच्छेद 86 में वर्णित है। राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण आम चुनाव के बाद सत्र में प्रति वर्ष प्रथम सत्र में देता है। तो राष्ट्रपति के जो विशेष अभिभाषण है उनकी जो व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 87 में दी गई है।
सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह चुनाव आयोग की सलाह पर किया जाता है और अनुच्छेद 103 में वर्णित है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और यह भी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कर सकता है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक, नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक आदि। इस पर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाता है। कुछ प्रतिवेदन है राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवा सकता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग का प्रतिवेदन। इसके अलावा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, खुद अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद आती है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बजट राष्ट्रपति की ओर से पारित किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में पेश किया जाता है। अनुदान की मांगें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है एवं इसके अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है। इसके बाद आती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भी होती है। राष्ट्रपति किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, तो अनुच्छेद 72 के द्वारा। इसके बाद है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन इनका संसद से अनुमोदन आवश्यक है। अन्य देशों में हमारे राजदूत तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य देशों से आने वाले उच्चायुक्तों एवं राजदूतों का स्वागत भी राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ हैं। इसके बाद आती है राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल, थल एवं वायु सेना, उनका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति युद्ध की एवं युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है, किंतु इनमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संसद के अनुमोदन के द्वारा ये राष्ट्रपति कर सकता है। अब आती है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इस प्रकार की ये 3 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो की शक्तियाँ के अंतर्गत है आत्यांतिक वीटो। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है, अर्थात विधेयक को अस्वीकार कर देता है, तो इसे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। सामान्यतः 2 परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है। यदि निजी विधेयक हो, संसद का वह सदस्य जो मंत्री नहीं है, उसके द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति यह वीटो जारी कर सकता है। और सरकारी विधेयक के संबंध में यदि मंत्रिमंडल बदल गया हो या पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति शेष हो तथा नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सहमति न देने की सिफारिश करे, तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। अभी तक 2 बार इस वीटो का प्रयोग किया गया है। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा PEPSU विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक दिया था और 1951 में डॉक्टर आर वेंकटरमण द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को रोका गया था। इसके बाद है निलंबनकारी वीटो। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद के पास वापस भेजता है, तो उसे विलंबनकारी वीटो कहते हैं। किसी कार्य में देरी करवा सकता है। राष्ट्रपति केवल एक बार ही किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसका प्रयोग किया था। बिल था लाभ का पद। पॉकेट वीटो। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का उल्लेख नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति यदि विधेयक पर
विधेयक पर न तो सहमति देना और न ही असहमति दे और न ही पुनर्विचार हेतु वापस भेज, वरन अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख ले तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। अभी तक केवल एक बार ही इस वीटो का प्रयोग किया गया है। 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में के संदर्भ में इसका प्रयोग किया था। अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। इसका वर्णन, राष्ट्रपति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। संघीय कानून के उल्लंघन पर यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है या सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संबंध में या मृत्यु दंड के सभी मामलों में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। क्षमा, इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति अपराध से पूर्व की स्थिति में आ जाता है, लेकिन इसमें सजा के कारण उत्पन्न अयोग्यताएं भी समाप्त हो जाती है। लघुकरण, इसके तहत सजा की प्रकृति को बदला जा सकता है, जैसे मृत्युदंड को उम्र कैद में बदला जा सकता है। ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। इसके बाद है परिहार, इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है, जैसे 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदलना। विराम, इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है, जैसे सजा की अवधि को भी कम किया जा सकता है, जैसे 4 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष का साधारण कारावास करना। दिव्यांग व्यक्ति, गर्भवती महिला आदि के मामलों में ऐसा कर सकता है। प्रविलंब, इसके तहत सजा पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। सामान्यतः मृत्युदंड की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। यदि किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो तो राज्यपाल उसे क्षमा कर सकता है, लेकिन सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। और मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता, किंतु वह विप्रय विलंब व लघुकरण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसकी प्रकृति प्रशासनिक है, न्यायिक नहीं है। केहर सिंह बनाम भारत संघ 1991 विवाद, इसके अंतर्गत ऐसा किया गया था। इसके बाद है राष्ट्रपति प्रमाण या साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है और उनका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा। राष्ट्रपति अपने आदेश का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रपति का विवेकाधीन दया है। राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता है, वरन प्रमाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की इस शक्तियों पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यह विवेकाधीन दया है, पर उसका विशेषाधिकार नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग कर्तव्य निर्वहन के लिए जनहित में किया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावना या देशपूर्ण भेदभावपूर्ण हो तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज कर दिया है तो सजा के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पुनः आवेदन नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रपति मृत्युदंड की दया याचिका पर समय पर निर्णय नहीं देता है तो मृत्युदंड को लघुकरण में बदला जा सकता है। इसके बाद है राष्ट्रपति के समाधान या पक्ष या विपक्ष में तर्क। विपक्ष में है औपनिवेशिक कालीन व्यवस्था है। उन स्थितियों में अंग्रेज को सजा से बचाने के लिए ब्रिटिशों को इसकी आवश्यकता थी। और पक्ष का है कि संविधान में इसका प्रावधान है, अतः यह संवैधानिक है, यह संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप है। विपक्ष के अंतर्गत है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध, क्योंकि कार्यपालिका को न्यायपालिका शक्ति दी गई है। पक्ष में है न्यायपालिका की भूल को सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर है, क्योंकि यह मान्यता है कि 99 अपराधी बच जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायपालिका से अलग हो सकता है तथा राष्ट्रपति इसका कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। पक्ष में है कि न्यायपालिका सबूतों व गवाहों के आधार पर अपना निर्णय देती है, लेकिन कई बार मानवीय भावनाओं व संवेदनाओं को भी महत्व देना होता है, अतः राष्ट्रपति मानवीय भावनाओं के आधार पर निर्णय दे सकता है, जैसे गर्भवती महिला है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, इनके पक्ष में दे सकते हैं। विपक्ष में राष्ट्रपति के पास अधिकांश दया याचिकाएं लंबे समय तक लंबित पड़ी रहती है
जिससे न्याय मांगने वाले व अपराधी दोनों के अधिकारों का हनन होता है। पक्ष में तर्क है कि न्याय प्रक्रिया के अधिक चरण हो तो इससे अच्छा माना जाता है या ऐसी न्यायिक प्रक्रिया को आदर्श माना जाता है और आपातकालीन स्थितियों में एक काम आ सकती है। इसके विपक्ष में है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करते हैं। पक्ष का तर्क है कि कार्यपालिका को विशिष्ट शक्तियाँ दी जाती है। नीति शास्त्र व परामर्शगत परंपरागत मान्यताओं में भी दया को महान गुण माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी सदैव इसे वैध माना है। ये पक्ष विपक्ष में कुछ तर्क थे। इसके बाद है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि संसद के दोनों सत्र सदन में नहीं है तथा सरकार को केवल तत्कालीन किसी कानून की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में कोई एक सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और यदि संसद के दोनों सदन सत्र में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। यह संसदीय अधिनियम की भांति ही प्रभावी होता है। इसे संसदीय अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है किंतु संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संसदीय अधिनियम की भांति इसे भूतकाल से लागू किया जा सकता है। अध्यादेश का आयुकाल सीमित होता है। संसद के दोनों सत्र के आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक ये अस्तित्व में रहता है। इसके बाद यह अपने आप समाप्त हो जाता है। अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है और संसद अध्यादेश को समाप्त कर सकती है। सरकार जब अध्यादेश का अनुमोदन हेतु लोकसभा में पेश करती है तो सरकार को अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है। अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों व न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 38वां संविधान संशोधन इसमें यह प्रावधान था कि न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता तथा राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम है। 44वां संविधान संशोधन इसमें प्रावधान किया गया कि न्यायालय द्वारा अध्यादेश की तात्कालिक आवश्यकताओं के कारणों को न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसमें संशोधन कर दिया गया। DC वधवा केस 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक ही अध्यादेश को संसद में पारित करवाने का प्रयास किए बिना एक ही लेख में बार बार प्रस्ताव प्रख्यापित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो ये कार्यपालिका के द्वारा विधायिका की शक्तियों पर किया गया अतिक्रमण है। जैसा कि बिहार में 1967 में से 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी कर दिए गए थे जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग था। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय की पुष्टि की एवं दोहराया। यह कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017 का विवाद था। अब एक क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति के द्वारा कार्यपालिका विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण कर सकती है या क्या अध्यादेश विधायिका का विकल्प बन सकता है। तो क्या भारत का राष्ट्रपति रबड़ की मोहर मात्र है। तो उत्तर है कि भारत ने ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है जिसमें कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं, एक नाममात्र व दूसरा वास्तविक। तो इसमें वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। अतः ब्रिटिश क्राउन को रबर स्टैंप मात्र माना जाता है लेकिन भारत के राष्ट्रपति रबर स्टैंप मात्र मान्य नहीं है क्योंकि इसके पास अनेक विवेकाधीन शक्तियाँ भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। जैसे यदि आम चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति स्वयं यह निर्धारित करता है कि सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करना चाहिए। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति निर्णय करता है कि लोकसभा को भंग करने किया जाए अथवा सरकार बनाने के लिए किसी अन्य को अवसर दिया जाए। और यदि लोकसभा भंग हो गई है तब मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं कर ले सकती। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के से पहले राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है कि लिखित सलाह पर सभी कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर है या नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सरकार की विधायी व कार्यपालिका कार्यों के संबंध में सूचनाएं मांग सकता है तथा प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि सूचनाएं उपलब्ध करवाएं। यदि किसी एक मंत्री ने विनिश्चय किया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है कि मंत्रिपरिषद उस पर चर्चा करे। वर्तमान में मीडिया की सक्रियता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यदि सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करता है तो इसे गंभीरता से लिया जाता है जिससे सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न होता है। गठबंधन की सरकार में राष्ट्रपति का पद अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह एक से अधिक दलों के समर्थन से निर्वाचित होता है। अतः राष्ट्रपति एक दल के प्रभाव में नहीं रहता है और उसकी अधिक सक्रियता प्रभावी तरीके से
कार्य कर सकता है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास अनेक विवेकाधीन शक्तियां हैं तथा सरकार में उसकी महत्वपूर्ण प्रभावी और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे रबड़ स्टैंप नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।